हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक बीएससी खीरू यादव। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच कॉन्सेप्ट, जो कि आपके बीएससी थर्ड ईयर के एग्जाम में एक शॉर्ट नोट के तौर पर पूछ दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है बीएससी थर्ड ईयर 2023 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया गया था आपको जो है पीएच। यहाँ पर देखिए यूनिट 2 में आपको जो है एक शॉर्ट नोट के तौर पर पीएच कॉन्सेप्ट को जो है पूछ दिया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पीएच का जो है डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको एक नोट्स प्रोवाइड करेंगे, एग्जाम नोट्स, जो कि आपको जो है एज इट इज एग्जाम में लिख करके आते हैं तो भी आपको जो है फुल 5 मार्क आपको जो है मिल जाते हैं। तो दोस्तों, पीएच को हम जो कुछ इस पॉइंट पर कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद पीएच कॉन्सेप्ट जो हमारे वैज्ञानिकों ने दिया, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जो पीएच कॉन्सेप्ट देने वाले उनको देखेंगे। उसके बाद जो है जैविक द्रव्य एवं उत्तक द्रव्य का पीएच जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स एवं जो है टिश्यूज फ्लूइड्स, उनका जो है पीएच देखेंगे। उसके बाद हम जो है रेगुलेटर ऑफ पीएच देखेंगे। ठीक है, हमारे बॉडी में पीएच का जो है किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। कंट्रोल में जो हम 3 पॉइंट देखेंगे, एक तो हमारा बफर सोल्यूशन, रेस्पिरेशन एंड जो है हमारा किडनी। ये इन तीनों जो है किस प्रकार से फंक्शन करके हमारे बॉडी के पीएच को जो है कंट्रोल करते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, यदि ये जो है आप हमारे इस वीडियो में नए आए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे इस प्रकार से दोस्तों 2023 का इन पॉइंट को हमने कवर किया था। यूनिट 1 हमारा जो है पूरा कवर हो चुका है। अब हम यूनिट 2 के बारे में देख रहे हैं। तो दोस्तों, उन वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं हमारे जो है इस कॉन्सेप्ट पीएच की ओर। ठीक है, एक नोट्स की ओर हमारे। दोस्तों, नोट्स में हम क्या लिख करके आएंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शंस में यह सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है इंट्रोडक्शन में लिख करके आना है, पीएच का जो है इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से लिख करके आना है। अम्ल एसिड वह पदार्थ अणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। ठीक है, तो अम्ल वह पदार्थ हैं जो विलयन के किसी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन प्रदान कर सकता है। ठीक है, अर्थात प्रोटॉन दे सकता है विलयन के किसी और पदार्थ को। तथा क्षारक, बेस या फिर एल्काइल, तीनों ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बेस वह पदार्थ होते हैं, पदार्थ अणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं, जो विलयन में किसी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, अर्थात ले सकता है। ठीक है, या ग्रहण करने की जो है प्रवृत्ति होती है। ठीक, तो दोस्तों अतः प्रोटॉन जो है अतः अम्ल जो है प्रोटॉन दाता होता है। ठीक है, वो प्रोटॉन देता है किसी अदर जो है अणु आयन को। ठीक है, या अर्थात दोस्तों उसके बाद जो है क्षार देखिए, बेस जो है ग्रहण करता है किसी अन्य आयन या फिर अणु से जो है प्रोटॉन को। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप जो है अपना जो है परिभाषा देख सकते हैं अम्ल और क्षार का आपके पीएच के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ रिएक्शन लिख करके आ जाएंगे कि जो है हमारा जो है प्रोटॉन दाता के तौर पर यहाँ पर हम जो है HCl को लिए हैं, और प्रोटॉन ग्राही के तौर पर यहाँ पर देखिए हमारा जो है H2O को लिए हैं। ठीक है, H2O बेसिकली दोस्तों हमारा जो है उदासीन विलयन होता है, लेकिन उसे हम जो है किसी जो है अम्ल के साथ क्रिया करें तो वो क्षार की तरह व्यवहार करता है, और किसी क्षार के साथ यदि हम रिएक्शन करते हैं तो वो एसिडिक की तरह जो है व्यवहार करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम जो है HCl, ठीक, तो दोस्तों HCl जो है एक प्रकार का जो है अम्ल होता है। ठीक, तो उसके साथ क्रिया करें तो यह जो है एक बेस की तरह कार्य कर रहा है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर देखिए जहाँ पर बेस क्या करता है, यहाँ पर देखिए हमारा बेस जो है प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा बेस यहाँ पर जो है H2O है। ठीक है, H2O जो है हमारा बेस जो है यहाँ पर जो है प्रोटॉन अर्थात एक हाइड्रोजन को जो है HCl से दोस्तों ग्रहण करके यहाँ पर देखिए H3O बना रहा है। ठीक है, थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको क्लियरिटी दिख जाए। ठीक है, और हमारे यहाँ पर देखिए HCl जो है यहाँ पर हमें जो है एक जो है अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, जो कि जो है हमारा H2O को जो है एक प्रोटॉन दे रहा है, अर्थात यह जो है ग्राही है, अर्थात यह जो है दाता है। ठीक है, दाता है अर्थात जो है यह हमारा जो है अम्ल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम पूरा जो है एक्सप्लेन किए हैं आपको जो है परिभाषा में। ठीक है, ग्राही कौन होता है, दाता कौन होता है। ठीक है, यहाँ पर और एक रिएक्शन आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए NH3 और यहाँ पर HCl का एक रिएक्शन और आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर NH3 जो है प्रोटॉन ग्राही है, जो कि एक प्रोटॉन HCl से लेकर के NH4 बना रहा है, अमोनिया। ठीक है, अमोनियम से अमोनिया बना रहा है, और यहाँ पर हमारा क्लोरीन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारा प्रोटॉन दाता है, अर्थात यह जो हमारा अम्ल है। ठीक है, एसिड है जो कि एक प्रोटॉन प्रदान कर रहा है किसको, हमारा जो NH3 को, और बना रहा है यहाँ पर देखिए क्लोरीन आयन बना रहा है, क्लोरीन माइनस आयन। ठीक, इस प्रकार से आप जो है एक जो है आपका डेफिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, और आप रिएक्शन दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है 2 डेफिनेशन लिख करके आना है। आपका जो है एग्जाम लेवल हाई है। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर है, इसीलिए दोस्तों आप जो है या करके दोस्तों इस जो है परिभाषा को भी आप लिख सकते हैं। यदि किसी घोल में हाइड्रोजन प्लस आयन, दोस्तों यहाँ पर प्लस है, थोड़ी सी प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयन तथा OH माइनस आयन कम हो, यदि किसी जो है घोल में हाइड्रोजन प्लस आयन अधिक तथा जो है OH माइनस आयन कम होंगे तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। ठीक, इसके विपरीत दोस्तों यदि विलयन में H प्लस आयन कम तथा जो है OH माइनस आयन अधिक होंगे तो
तब विलयन क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर OH माइनस कर लीजिएगा और यहाँ पर जो है H प्लस कर लीजिएगा। यहाँ पर भी एक रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए H2O का रिएक्शन देख सकते हैं। H2O में हमारा जो हाइड्रोजन आयन जो है प्लस है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन आयन अधिक है, अर्थात हाइड्रोजन आयन जिसमें अधिक होता है वह हमारा जो है एक अम्लीय की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारा एसिडिक नेचर का है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए OH जो हमारा जो है बेस नेचर का है, क्योंकि दोस्तों इसमें OH अधिक है। तो यहाँ पर देखिए OH आयन अधिक होने पर होंगे तो वह जो है क्षारीय कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोक्सिल आयन जो है क्षारीय की भांति व्यवहार कर रहा है। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपका जो है दो परिभाषाएं हमने दी इंट्रोडक्शन के तौर पर, और एक दो पॉइंट कुछ और है एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में, उन्हें भी आप लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, तो बेसिकली हम जो है प्लांट कोशिका की बात करते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर देखिए कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म में, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लांट कोशिका की नहीं दोस्तों, हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए दोस्तों हम जो है एनिमल कोशिका की बात करेंगे। तो कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट में H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन पाए जाते हैं। ठीक है, जल में घोलने पर जो है अनेक पदार्थ का आयनीकरण हो जाता है। जो किसी पदार्थ को हम जल में घोलते हैं तो दोस्तों वह जो आयनीकृत हो जाता है, अर्थात वे अपने अपने जो है रजक आयनों में टूट जाते हैं। जिन से बने हुए हैं वह अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर जल देखिए H2 और एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से बना था, जो कि यहाँ पर देखिए जल है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारा जो है HCl। ठीक है, HCl किन किन से बना था, हाइड्रोजन आयन से बना था और जो है क्लोरीन माइनस आयन से बना था। तो दोस्तों हम जब इनको जो है जल में घोलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो है अपने जो है रजक आयन में टूट चुका है। ठीक है, पहले हाइड्रोजन भी टूट चुका था, लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन जो है टूटने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर जल से आकर दोस्तों बॉन्ड बना लेता है और उसके बाद जो है यहाँ पर NH3 का फॉर्मेशन कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन भी टूटता है और जो है हाइड्रोजन भी टूटता है और क्लोरीन भी टूटता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों जो है किसी भी जो है आयन को जल में घोलने पर वह जो अपने रजक आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद आप लिख लीजिएगा धन चार्ज वाले आयन कैटायन तथा ऋण चार्ज वाले आयन को एनायन कहते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम जाती है हमारी वीडियो में, अतः दोस्तों अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे मुख्य तौर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो है हमारे धन चार्ज वाले आयन को जो है कैटायन तथा ऋण चार्ज वाले आयन को जो है एनायन कहते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों यह आपका जो इंट्रोडक्शन पॉइंट कंप्लीट होता है। उसके बाद अवधारणा आप लिख करके आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट कौन कौन से वैज्ञानिक है जो कि पीएच का कॉन्सेप्ट हमारे दिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं हमारे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। यहाँ पर देखिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी कर लीजिएगा हिंदी में, इंग्लिश में देखिए लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड बोलिए या फिर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बोलिए। 1913 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो इन्होंने जो है अम्ल एवं क्षार की व्याख्या के लिए एक नवीन परिभाषा प्रस्तुत किया, जिनको जलीय एवं अजलीय विलायक दोनों के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसको प्रोटॉन विनियमन भी कहते हैं। ठीक, प्रोटॉन विनियमन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, उनके अनुसार क्या है, तो दोस्तों उनके अनुसार हम जो है क्या बोले वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अम्ल वह पदार्थ अणु हो सकते हैं पदार्थ या फिर जो है आयन हो सकते हैं। ठीक, तो अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो विलयन में किसी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन प्रदान कर सकते हैं, अर्थात प्रोटॉन दे सकते हैं किसी अन्य पदार्थ को। ठीक है, तथा क्षार वह पदार्थ होते हैं जो कि विलयन में किसी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, अर्थात ये लेने वाले होते हैं और अम्ल जो है देने वाले होते हैं। ठीक, सो दोस्तों जो है यह तो हमारा जो है पहले वाले का ही परिभाषा था यहाँ पर जो लिखे थे। तो दोस्तों हम जो है आंसर को लॉन्ग करने के लिए रिपीट भी कर सकते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रिपीट कर दिएगा तो आपको जो है आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर बल्कि और अच्छा होगा, लेंदी होगा। ठीक, तो दोस्तों उसके बाद जो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के बाद और एक कॉन्सेप्ट दिए थे हमारे जो है यहाँ पर सोरेनर्स ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए सोरेनस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था 1909 में दिए थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला था कि विलयन में हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए प्लस आयन कर लीजिएगा। ठीक है, विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता अथवा अम्ल को जो है एक विधि द्वारा व्यक्त करने के लिए पीएच विधि या पीएच मापक्रम या फिर पीएच स्केल का प्रतिपादन किया, जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन माइनस आयन की व्याख्या ऋणात्मक लॉग प्रदर्शित करता है। सॉरी, यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस ही सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस ही कर लीजिएगा, मैं आपको बताता चलूँगा, जहाँ पर मेरे को जो है समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। ठीक, तो दोस्तों इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर है माइनस ए आयन है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए सोरेनस ने जो है सोरेनस ने 1909 में विलयन में हाइड्रोजन माइनस आयन की सांद्रता अथवा अम्ल को एक विधि द्वारा व्यक्त करने के लिए पीएच विधि या फिर पीएच मापक्रम या फिर पीएच स्केल का प्रतिपादन किया। तीनों एक ही है दोस्तों, पीएच विधि बोलिए, पीएच मापक्रम बोले या फिर जो है पीएच स्केल बोलिए। ठीक, तो उसका प्रतिपादन किसने किया? सोरेनस ने किया। तो दोस्तों जो कि हाइड्रोजन माइनस आयन की
संख्या ऋणात्मक लॉग प्रदर्शित करता है। अर्थात दोस्तों हाइड्रोजन माइनस आयन की संख्या पर आपका जो है अम्ल है या क्षार है यह जो है डिपेंड करता है। ठीक है, हाइड्रोजन माइनस आयन की संख्या जितनी अधिक होगी वह जो है इतना ही एसिडिक होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इस मापक्रम का उपयोग जो है अधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो है इससे जो है इस पीएच स्केल से आसानी से माप सकते हैं किसी भी विलयन को कि अम्ल है या फिर क्षार है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए और एक पॉइंट लिख करके आ जाएगा, जल की जो है बहुत कम मात्रा में वियोजन रहते हैं। जो जल के जो कंपोनेंट होते हैं वह बहुत कम मात्रा में वियोजित अलग अलग रहते हैं। ठीक है, एक साथ जुड़े रहते हैं कहने का मतलब। ठीक है, अतः पानी में अंगों के बीच अर्थात उनके जो है कंपोनेंट के बीच यहाँ पर देखिए साम्य अवस्था पाई जाती है। अतः यह जो है उदासीन रहती हैं। जो हमारे पानी में कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर देखिए H2 और दोस्तों H2 और O होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनके बीच जो है साम्य अवस्था अर्थात जो है बराबर मात्रा में ये दोनों पाए जाते हैं। अतः जो है दोस्तों इनमें जो है एक साम्य अवस्था रहती है और यह जो है उदासीन होती है। ठीक, तो दोस्तों उसके बाद हम तीसरे पॉइंट में देख लेते हैं जैविकी द्रव्य एवं जो उत्तक द्रव्य का पीएच। जो हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनको जैविक द्रव्य बोला जाता है या फिर उत्तक द्रव्य बोला जाता है। तो उनका जो है पीएच कितना कितना होता है उनको हम जो है लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय द्रव्यों का एक जो है निश्चित पीएच मान होता है। कुछ शारीरिक द्रव्यों का जो है पीएच मान निम्नलिखित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राणियों में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय द्रव्य। तो दोस्तों बाह्य कोशिकीय द्रव्य क्या होता है, देखिए हमारा फ्लूइड्स दो प्रकार का होता है, इंटरसेल्युलर फ्लूइड्स एंड जो है एक्सटर्नल फ्लूइड्स। ठीक है, अर्थात बाह्य कोशिकीय द्रव्य। तो दोस्तों हमारा कुछ सेल इस प्रकार से अरेंज रहता है गोल गोल। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंदर में फ्लूइड्स पाए जाते हैं उन्हें जो है इंटरसेल्युलर फ्लूइड्स अर्थात कोशिकीय द्रव्य बोला जाता है। और जो बाहर में कुछ जगह खाली स्थान बच जाते हैं वहाँ पर जो तरल पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें दोस्तों बाह्य कोशिकीय द्रव्य कहते हैं। तो इनका दोनों का पीएच हम देखेंगे। ठीक, तो दोस्तों जो हमारा रक्त होता है उसका पीएच देखिए यहाँ पर जो है 7.4 से लेकर 7.5 होता है, जो कि एक क्षारीय है। ठीक है, हमारा जो ब्लड है वह क्षारीय माध्यम का होता है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर स्लाइवा दोस्तों हमारा जो है 6.4 से लेकर 6.8 तक होता है, अर्थात यह जो है अम्लीय होता है। हमारा स्लाइवा जो है अम्लीय होता है। ठीक है, पित्ताशय की बात करें तो यहाँ पर देखिए बाइल जूस जो है हमारा 7.8 से लेकर दोस्तों 8.6 तक जो है होता है, जो कि क्षारीय माध्यम है। ठीक है, हमारा अग्नाशय पैंक्रियास जूस की बात करें तो दोस्तों 8.0 होता है, जो कि क्षारीय है। तो दोस्तों यहाँ पर 7 पॉइंट से जो भी ऊपर रहेगा वो क्षारीय होता है और 7 पॉइंट से जो भी नीचे रहता है वो अम्लीय होता है और 7 पॉइंट हमारा जो है उदासीन होता है, जो कि जल होता है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद देखिए जठर रस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की हम बात करें, गैस्ट्रिक जूस जो है बहुत ही अम्लीय होता है, अर्थात इसका जो है 1.5 से लेकर जो है 1.8 अम्लीय होता है। ठीक, हमारा यूरिन की बात करें तो यूरिन में जो है 5.5 से लेकर जो है 7 पॉइंट तक जो है होता है, जो कि एक अम्लीय मीडियम है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद हम जो है एक दो चीज़ का और देख लेते हैं। पीएच हमारा देखिए बाह्य कोशिकीय द्रव्य जो भी हमने यहाँ पर बताया, एक्सटर्नल फ्लूइड्स बताया। ठीक है, कोशिका के बाहर पाए जाने वाले फ्लूइड्स उनका देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाह्य कोशिकीय द्रव्य का जो है पीएच मान 7.3 से लेकर 7.5 के बीच होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि की जो है कोशिका का पीएच मान दोस्तों 5 होता है, 5 से लेकर जो है यहाँ पर 8.0 या फिर इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनको कॉन्सेप्ट करने के बाद जो हमारी बॉडी के जो भी फ्लूइड्स हैं उनका पीएच कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद हम जो है 4 पॉइंट पर कवर करेंगे कंट्रोलर ऑफ पीएच। पीएच का जो कंट्रोल हमारे बॉडी में किस प्रकार से होता है। देखिए हमारे डेली ज़िंदगी में हम जो है कई एसिडिक चीज़ें और कई बेसिक चीज़ें हम जो है खाते हैं, फिर भी हमारे जो है बॉडी में एसिडिक एंड बेस का जो है फर्क नहीं पड़ता। उनमें जो है हमारे बॉडी में कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो कि हमारे जो है एसिडिक मीडियम या फिर बेस मीडियम को जो है कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उनमें जो है थोड़ी सी एसिडिक और थोड़ी सी बेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अधिक खाएंगे तो फर्क पड़ता ही है, जैसे कि हम जो है कभी कभार अम्लीय चीज़ कोई अधिक खाने से उल्टी हो जाता है, तो दोस्तों इस प्रकार से फर्क पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें जो है फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम जो है कंट्रोलर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर उभय प्रतिरोधी अर्थात बफर सोल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पर बफर सोल्यूशन में क्या लिख करके आपका जाना है, शरीर में अनेक उत्तक चयापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के समय विभिन्न प्रकार के अम्ल स्रावित करते हैं। ठीक है, हमारे जो उत्तक होते हैं जैसे कि हमारा हो गया पित्ताशय हो गया। पित्ताशय एक जो है पित्त रस सिक्रेशन करता है। हमारा जो है अग्नाशय जूस सिक्रेशन करता है। तो दोस्तों इनको जो है कंट्रोल का किस प्रकार से होता है, हमारे जो है यहाँ पर देखिए पित्ताशय का जो है क्षारीय होता है। ठीक है, मीडियम। यहाँ पर देखिए अग्नाशय का जो है क्षारीय होता है, हमारा जो है जठर रस का अम्लीय होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से उन अम्लीय और क्षारियों का किस प्रकार से जो है हमारा जो है
कंट्रोल किया जाता है, उस प्रकार से दोस्तों हम देखेंगे। ठीक है, टिश्यू में यह जो है अम्लीय और चयापचय के द्वारा दोस्तों यह जो है रसों का जो है सिक्रेशन होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, हमारे जो है टिश्यू में जो भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होता है उन उसके दौरान दोस्तों हमारे जो है यह पित्ताशय रस, अग्नाशय रस, ठीक है, आमाशय रस स्रावित होते हैं और उनका नियंत्रण दोस्तों इसकी कोशिकाओं में जो है कुछ अम्ल तथा क्षार बनती है। जो हमारे जो है पित्ताशय की कोशिकाएं हैं, अग्नाशय की कोशिकाएं हैं, इनके जो है इनमें जो है अम्ल तथा क्षार बनती है, जिसको जो है उत्तक द्रव और जो है रक्त का पीएच मान परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जो हमारे उत्तक के द्रव है और जो हमारे रक्त है उनका पीएच मान परिवर्तित हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक कॉन्सेप्ट पर जब जो है अधिक मात्रा में, ज़रूरत से अधिक मात्रा में सिक्रीशन हो, तभी दोस्तों आपका जो है रक्त और उत्तक द्रव जो है रक्त और उत्तक द्रव का पीएच मान परिवर्तित होता है। अन्यथा दोस्तों कम सिक्रिएशन में इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, उसके बाद आपको लिख कर क्या जाना है, पीएच का सामान्य परिसर बनाए रखने के लिए रक्त में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। पीएच का जो है पीएच रक्त में पीएच को जो है एक जो है लिमिट बनाए रखने के लिए, वह अम्लीय ना हो या वो क्षारीय ना हो, उसको दोस्तों एक जो है कांस्टेंट बनाए रखने के लिए उसके पीएच को रक्त में कुछ जो है कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, जिनके कारण जो है अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलने पर भी रक्त में पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन्हें बफर सॉल्यूशन अर्थात उभय प्रतिरोधी कहते हैं। ठीक है, जो रक्त में पाए जाते हैं, जो पदार्थ पाए जाते हैं जो कि हमारे जो है पीएच को कंट्रोल करते हैं, उन्हें ही दोस्तों उभय प्रतिरोधी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अम्ल की मात्रा को जो है नियंत्रित करने वाले प्रतिरोधी को जो है अम्लीय प्रतिरोधी एवं क्षार की मात्रा को नियंत्रित करने वाले प्रतिरोधी को क्षारीय प्रतिरोधी कहते हैं। ठीक, प्राणियों में 3 प्रकार के प्रतिरोधी पाए जाते हैं। ठीक, 3 प्रकार के प्रतिरोधी तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर देखिए फास्फोरस तंत्र प्रतिरोधी का, यहाँ पर देखिए बाइकार्बोनेट तंत्र प्रतिरोधी, और तीसरा आपका है अमीनो अम्ल तंत्र प्रतिरोधी। तो दोस्तों आपको जो है शॉर्ट नोट में इनको एक्सप्लेन करते नहीं बैठना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ टाइम भी कम होता है और आपको जो है लिखना भी अधिक होता है बीएससी के केसेस में। तो दोस्तों इनका सिर्फ नाम लिख देने से हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट में यदि आपको लॉन्ग में कुछ लिखता है तो आप लिख सकते हैं, इनका जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में जो है आपको सिर्फ इनका नाम। सो दोस्तों पीएच कंट्रोलर ऑफ ह्यूमन बॉडी में हम सबसे पहला पॉइंट बफर सोल्यूशन को कवर करने के बाद हम जो है नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा श्वसन रिस्पायरेशन मैकेनिज्म। ठीक है, रेस्पायरेशन मैकेनिज्म से भी दोस्तों हमारे जो है बॉडी में अम्ल एवं क्षार को जो है कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों रेस्पायरेशन मैकेनिज्म में हम सबसे पहला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है हमारा लंग्स। ठीक है, लंग्स ही जो है एकमात्र मुख्य रिस्पायरेशन अंग होता है। ठीक है, तो पीएच का नियमन के लिए जो है लंग्स बहुत अत्यधिक होता है, अंग होता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों लंग्स में औसतन जो है यहाँ पर देखिए 13,000 मिलीग्राम के बराबर कार्बनिक अम्ल की जो है H2O फेफड़े द्वारा जो है बाहर निकाली जाती है। ठीक है, कार्बनिक अम्ल का जो है H2O को दोस्तों फेफड़े द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसका जो है 1/2 अर्थात आधा भाग हाइड्रोजन आयन कोशिकाओं के द्वारा बाह्य कोशिका द्रव्य में उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, इसका जो है CO2 का आधा भाग, ठीक है, CO2 का आधा भाग दोस्तों हाइड्रोजन आयन कोशिकाओं से मिलकर दोस्तों बाह्य कोशिकाओं में उत्सर्जित किया जाता है। अर्थात आपके जो है सेल के मिडिल में फेंका जाता है CO2 को। ठीक है, वह सेल के जो है बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पर फेंका जाता है, और वह जो है खाली स्थान के बाद दोस्तों ये आपको लंग्स में जाएगा। ठीक है, और लंग्स से होते हुए आपका जो है बॉडी के बाहर हो जाएगा आपका जो है CO2। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा जो भी जो CO2 है वह यदि हमारे बॉडी में रहेगा तो दोस्तों वह जो है HCO3 से मिल करके दोस्तों आयन से मिल करके कार्बोनिल समूह बना लेते हैं। ठीक है, यह फेफड़े की सतह पर लाल रक्त कणिकाओं में CO2 प्लस जो है H2O में विघटित होते हैं। ठीक है, CO2 को जो है फेफड़े बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जो CO2 हमारा होता है उसे फेफड़े बाहर निकाल देते हैं, जिसके कारण जो है हम जो है हमारे बॉडी में कार्बोनिल अम्ल नहीं बन पाता है। ठीक है, और जो है हमारा बॉडी का जो है अम्ल एवं क्षार का जो है पॉइंट जो है वह जो है लिमिट रहता है। ठीक है, CO2 के एक अणु फेफड़े से बाहर निकलने का यहाँ पर देखिए अर्थ होता है कि जो है एक हाइड्रोजन आयन को जो है उदासीन करना, अर्थात दोस्तों अतः इसके द्वारा अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक एवं शीघ्र ही नियंत्रित होता है। ठीक है, यदि हम जो है एक जो है CO2 को एक अणु बाहर निकाल दे तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो दोस्तों उसका जो है एक हाइड्रोजन आयन हमने जो है उसका जो है संतुलन कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद देखिए यह हमारा जो है रेस्पायरेशन के बाद हम जो है लास्ट पढ़ेंगे हमारा जो है वृक्क। ठीक है, हमारा जो है किडनी भी दोस्तों अम्ल क्षार को कंट्रोल करने में एक मुख्य भूमिका निभाती है। कैसे, यहाँ पर देखते हैं वृक्क के जो है चयापचय के कारण कुछ अम्लों का जो है निर्माण होता है। ठीक है, हमारे जो किडनी में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के कारण कुछ जो है कुछ हमारे जो है
एसिडिक का जो है निर्माण होता है, ठीक है, एसिड का निर्माण होता है। इनसे जो है हाइड्रोजन किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन है दोस्तों, इनसे जो है हाइड्रोजिनेशन किया जाता है, ठीक। तो दोस्तों आयनों को पृथक करके अम्ल तथा क्षार का संतुलन निश्चित बनाए रखा जाता है। इसी कारण अमोनिया का अवशोषण भी शरीर में चयापचय के कारण यदि अम्ल एवं क्षार अधिक मात्रा में बनते हैं तो वृक्क किडनी यहाँ पर चयनात्मक उत्सर्जन द्वारा रक्त का जो है पीएच मान निर्धारित रूप से बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। किडनी वृक्क जो है हाइड्रोजन प्लस आयन को मूत्र के द्वारा जो है यूरिन के द्वारा उत्सर्जित कर देता है, ठीक है। जो हमारा किडनी होता है वह जो है हाइड्रोजन आयन को यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकाल देता है, ठीक है। इसके कारण दोस्तों हमारे बॉडी में जो है पीएच का जो है कंट्रोल बना रहता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है नोट्स क्रिएट होता है, तो आप जो है इसको लिख करके आ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जो है जो भी हम जो है इसके पेन का जो है ऑप्शन को मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए आप जो है इसको जो है स्क्रीनशॉट मार करके दोस्तों आपको एग्जाम में एज इट इज लिख करके आ सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे। सो दोस्तों इस प्रकार हमारे इस चैनल पे बीएससी से रिलेटेड जो है वीडियो सीरीज चल रहा है। अब तो हम 2023 के क्वेश्चन के सोल्यूशन कर रहे हैं। उसके बाद जो हम पीएच के बाद जो है सक्रिय परिवहन के बारे में देखेंगे, उसका एक जो है नोट्स लेकर के आएंगे। सो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।